हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने एलटी मैथ्स से रिलेटेड एक सीरीज़ चलाई हुई है जिसमें हम बिल्कुल एलटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो को अपलोड करेंगे। तो इसी क्रम में हमारा पहला टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, जिसकी हमने पहले ही एक वीडियो अपलोड कर दी है। उसमें हमने 26 टाइप की जो मैट्रिक्स होती है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला आता है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे सपोज करो हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, लेकिन एडिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ए प्लस बी, अगर इसके एडिशन को हमने डिफाइन करना है तो दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर लेट सपोज करो ए बराबर है ए आई जे एम क्रॉस एन, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, ज़्यादा इसमें समय नहीं वेस्ट करेंगे हम अपना। बी आई जे भी आपका क्या होना चाहिए, एम क्रॉस एन होना चाहिए, तभी जाके ए प्लस बी डिफाइंड होगा। अगर दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है तो हम मैट्रिक्स का एडिशन निकालना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ठीक, तो यहां पर से हो क्या जाएगा कि ए प्लस बी को जब हम ऐड करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ए आई जे बी आई जे, ठीक है ना। और जो इसका ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा, एम क्रॉस एन होगा। आप इसको समझ सकते हैं सिंपल से एग्जाम्पल से। 1 2 3 4 है ए और बी बराबर है आपका ए बी सी डी सपोज करो। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी में तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी ए वन वन बी के ए वन वन या बी वन वन से ऐड होगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए, 2 प्लस बी, 3 प्लस सी एंड 4 प्लस डी। ये चीजें आपको आती होंगी, लेकिन मैं फिर भी थ्योरेटिकली आपको ये चीजों को समझाना चाह रहा हूं। तो यहां पर से ए प्लस बी एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। लेट्स सपोज करो हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं ए बी सी, तीनों का ऑर्डर सेम है। इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं, ए बराबर है ए आई जे एम क्रॉस एन, बी है आपका बी आई जे एम क्रॉस एन, एंड सी बराबर है सी आई जे एम क्रॉस एन। तो सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टी है, ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए, इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये होता है कि जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, यानी 1 प्लस 2 बराबर 2 प्लस 3, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब हम ऐड करेंगे तो अगर हम उनको दूसरे तरह से यानी बी प्लस ए के हिसाब से भी अगर हम उसको ऐड करेंगे तो दोनों वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो इसको हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रूफ मैं आप पर छोड़ता हूं। इसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ। देखिए ये पहला जो लॉ था इसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। ध्यान रहे, कम्यूटेटिव लॉ, आपको ये सारे लॉ इनकी समझ होनी चाहिए। इसके बाद देखिए एसोसिएटिव लॉ में भी क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। दूसरी प्रॉपर्टी यानी जो एडिशन है मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन दे आर एसोसिएटिव। ठीक, यानी किन्हीं भी तीन मैट्रिक्स को आप इस तरह से सम करें कि पहले दो का सम फिर तीसरे का सम, वो आपके ए प्लस बी और तीसरे के सम के बराबर होता है। नाउ इसके बाद आता है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी के कोई स्केलर है तो के अगर कोई स्केलर नंबर है वो अगर a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा के ए प्लस के बी। तो इसको जनरली हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जैसे कि के का a और b में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। ध्यान रहे ये सारे लॉ की जानकारी आपको होनी चाहिए कि इनको क्या क्या बोला जाता है। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव, ठीक है, इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, इसके बाद आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी ए प्लस ओ बराबर होता है ए, यानी ओ प्लस ए बराबर भी क्या होगा, ए। ओ यहां पर आपकी नल मैट्रिक्स है, या इसको जीरो से भी शो कर सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स यहां पर आइडेंटिटी की तरह पे वर्क करता है। जैसे दोस्तों आपको पता होगा कि जैसे आपका जो रियल नंबर है, रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है क्योंकि 2 प्लस 0 बराबर 2 आ जाता है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 2 इंटू 1 बराबर 2 होता है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। इसी तरह से मैट्रिक्स में भी आपकी एडिटिव आइडेंटिटी कौन होती है, 0 होती है, यानी जिसको क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। अब दोस्तों बारी आती है इनवर्स की। तो इनवर्स की प्रॉपर्टी ये होता है कि a प्लस बी बराबर हो जाए 0, या हम कह सकते हैं कि भाई b प्लस ए बराबर क्या हो जाए, 0 आ जाए, तो हम b को a का एडिटिव इनवर्स मानेंगे। तो b जनरली आपका माइनस ऑफ a के बराबर होगा। जैसे दोस्तों अगर आप 2 है,
2 आपका एक रियल नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -2 होता है, जो कि 0 लिया है, ठीक है ना। इसी तरह से 2 का अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे तो वो क्या होता है, 1/2 इन रियल नंबर, जो कि क्या लिया है, 1 लिया है। तो इनवर्स वो होता है जो कि आइडेंटिटी को ले आए। तो ऐसी ए को किस मैट्रिक्स के संग हम ऐड करें कि नल मैट्रिक्स आ जाए, जो कि नल मैट्रिक्स यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह काम करती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन द सेंस ऑफ एडिशन। ओके, आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन द सेंस ऑफ एडिशन। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है इन द सेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उसकी हम बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो जीरो मैट्रिक्स है वो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इन टर्म्स ऑफ, या इसको हम बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। तो जो एडिटिव आइडेंटिटी को ले आएगा मैट्रिक्स में वो उसका क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको ए का इनवर्स निकालना है तो आप उसको सीधे सीधे क्या लिख देंगे, -a। तो a प्लस -a क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस पॉइंट्स को भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद बारी आती है दोस्तों कैंसलेशन लॉ की। तो जो मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कैंसलेशन लॉ को फॉलो करती है। अगर हम बोले a प्लस बी बराबर a प्लस सी, तो क्योंकि a आपका लेफ्ट में तो ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल्स टू b बराबर c। इसको दोस्तों हम बोलते हैं लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं b प्लस a बराबर c प्लस a, तो क्योंकि ये राइट में है तो राइट से कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर फिर अगेन क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं राइट कैंसलेशन लॉ। तो मैट्रिक्स एडिशन के रिस्पेक्ट में कैंसलेशन लॉ को भी फॉलो करता है। तो ठीक है, आप ये इसको ध्यान में रखेंगे, ये क्या बोलते हैं, कैंसलेशन लॉ इनको बोला जाता है, लेफ्ट कैंसलेशन एंड राइट कैंसलेशन लॉ। इसके बाद आता है, सपोज करो आपके पास a प्लस एक्स बराबर o यानी नल मैट्रिक्स है। तो इसमें x आपका अननोन वेरिएबल है, तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -a होगी, विच इज अ यूनिक सॉल्यूशन। ओके, इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि x बराबर -a एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, और x का भी जो ऑर्डर होगा वो भी मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा, जिसका ऑर्डर कितना होगा, m क्रॉस n। यानी x भी एक अगेन अनदर मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर आपका कितना होना चाहिए, m क्रॉस n। तो ध्यान रहे दोस्तों, यहां पर आपको एडिशन की जो भी प्रॉपर्टी अगर मैट्रिक्स के बीच में लगानी है तो सबका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो वहां पर आपके एडिशन के जितने भी ये जो अभी तक हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी लगानी पॉसिबल नहीं होगी। तो ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसके बाद बारी आती है दोस्तों सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन में भी वही रूल है जो कि आपका एडिशन में है। अगर आपकी दो मैट्रिक्स हैं aij और b बराबर है bij m क्रॉस n, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो a माइनस बी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है ना। तो a माइनस बी जनरली रिप्रेजेंटेड बाय aij माइनस bij। ठीक, तो ये इसकी हो गई आपकी सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ लॉ हैं, जैसे कि सपोज करो आप देखें इसमें सब्ट्रैक्शन में अगर आप पहला लॉ देखें एडिशन के रिस्पेक्ट में, कम्यूटेटिव लॉ जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, तो सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी बी माइनस ए के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है ना। आप जानते हैं भाई 2 माइनस 3 डज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 2। तो सब्ट्रैक्शन में ना ही आपका कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, ना ही एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है। ठीक है ना। ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे कि एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं, जबकि सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में आपके कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ दोनों के दोनों फॉलो नहीं करते हैं। ठीक, आती है दोस्तों स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। यानी कि आपके पास एक मैट्रिक्स है a बराबर है aij m क्रॉस n की फॉर्म में, और अगर आप इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जो मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं है, स्केलर का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, एक कोई नंबर है जो कि मैट्रिक्स नहीं है। ठीक, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस टाइप से हो जाएगा, यानी k aij m क्रॉस n। तो जब स्केलर मल्टीप्लाई होगा तो वो इसके ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका रूल है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। सपोज करो जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 है, a आपकी मैट्रिक्स है, इसको आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज करो k ही मान लेते हो, तो k a बराबर हो जाएगा, ये सारे आपके इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4k। तो ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रूल है, जो कि बहुत सिंपल है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अगेन आपके पास दो मैट्रिक्स है a एंड b, अगर वो इक्वल कब होंगी, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, उन दोनों को सेम ऑर्डर का होना चाहिए। यहां पर अगेन ये रूल लेके आएंगे कि भाई उन दोनों को सेम ऑर्डर का होना चाहिए, और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। दूसरा रूल क्या है कि जो इनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल।
यानी आपका सबसे पहले तो ए बराबर अगर आपका ए आई जे एम क्रॉस एन और बी बराबर आपका बी आई जे एम क्रॉस एन है, तो ये दोनों की दोनों हम कहेंगे कि भाई ए बराबर बी इफ ए आई जे बराबर आपका क्या हो जाएगा बी आई जे, यानी दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। लेकिन इसके लिए पहली कंडीशन क्या है कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। अब बात आती है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक की दोस्तों, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। अब यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सपोज करो वी हैव टू मैट्रिक्स ए एंड बी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखिए इन दोनों के मल्टीप्लाई के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि ए में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, अदरवाइज इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान में देने की है कि अगर ए बराबर है ए आई जे, ठीक, तो इसका अगर ऑर्डर है m क्रॉस n, तो b बराबर होना चाहिए आपका b j k n क्रॉस p। ओके, तो एक है आपका m क्रॉस n की और दूसरी क्या है n क्रॉस p, यानी इसमें नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के बराबर होनी चाहिए, तभी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और इस केस में इन दोनों को कंफर्मेबल मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक, तो अगर यहां पर से a क्रॉस b, अगर a इंटू बी अगर हम निकालेंगे तो ये नई मैट्रिक्स आएगी जिसको हम सी आई के से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए आई जे के, इसमें जे का एनवेलप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आई के, और एम और एन है एम क्रॉस एन क्रॉस पी, एम क्रॉस एन क्रॉस पी, तो इसमें एन एनवेलप हो जाएगा तो क्या बन जाएगी नई मैट्रिक्स एम क्रॉस पी की। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं तो दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होंगी, जब पहले वाली मैट्रिक्स की कॉलम, यानी अगर आपको ए बी निकालना है तो आपके पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। लेकिन अगर मैं इसी का रिवर्स देखूं यानी b इंटू ए करूं तो यहां पर ये रूल फॉलो नहीं हो पाता है। तो इस केस में ए बी तो मल्टीप्लाई के लायक है लेकिन बी ए मल्टीप्लाई के लायक नहीं है, यानी बी ए cannot be multiplied. So in this sense we can say that AB does not equals to BA, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक, तो कंफर्मेबल के लिए यहां पर इंपॉर्टेंट रूल ये है कि ए के नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, और सिमिलरली अगर बीए में भी यही रूल फॉलो होना चाहिए। तो यहां पर हम इजीली इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि दे आर नॉट कम्यूटेटिव। इसके बाद बारी आती है दोस्तों मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज के हमने पहले ही डिस्कस कर दिया कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन सपोज करो अगर फिर से ए बी सी आपकी तीन मैट्रिक्स हैं और ये कंफर्मेबल है मल्टीप्लाई के लिए। लेट्स सपोज करो इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, इसका है n क्रॉस p और इसका है p क्रॉस हम मान लेते हैं l। ठीक, तो यानी ए बी सी बराबर हम लिख सकते हैं ए बी इंटू सी, इसको हम क्या बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेंगे, लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि तीनों मल्टीप्लाई के लिए कंफर्मेबल होना चाहिए। तो अगर जब इसको मल्टीप्लाई करके नई मैट्रिक्स जो डी आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, देखिए आप देख सकते हैं यहां से क्या हो जाएगा m क्रॉस l। ओके, तो यहां पर m क्रॉस l इसका नया ऑर्डर होगा। ठीक, तो ये चीज को आप ध्यान में रखें कि एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो करते हैं। ठीक, इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए क्या हो जाएगा a इंटू बी प्लस सी बराबर होता है ए बी प्लस ए सी। यहां पर भी इस चीज को ध्यान में रखने की बात है कि दो मैट्रिक्स है बी और सी का ऑर्डर तो सेम होना चाहिए, और a इंटू बी प्लस सी में जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो आपस में क्या होना चाहिए मल्टीप्लाई के लिए कंफर्मेबल होना चाहिए। तो अगर मैं कहूं कि अगर a का ऑर्डर है, a का ऑर्डर में भी ऐसे हो सकता है कि ए आई जे बराबर हो सकता है m क्रॉस n, तो b का जो ऑर्डर है वो बी आई जे एन क्रॉस पी, और सी का जो भी ऑर्डर है वो सी आई जे एन क्रॉस पी होना चाहिए, क्योंकि पहले इन दोनों को एडिशन के लिए सेम ऑर्डर चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर दे सकते हैं दोनों का एडिशन हो रहा है तो इनका सेम ऑर्डर होना चाहिए। उसके बाद जब ये ए से मल्टीप्लाई होंगे तो इस समय पे इनको आपस में कंफर्मेबल होना चाहिए, यानी एम क्रॉस एन को जब आप एन क्रॉस पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी इसका ऑर्डर आपका कितना हो जाएगा एम क्रॉस पी, क्योंकि इसमें एन का क्या हो जाएगा एनवेलप हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको आप ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है। इसके बाद बारी आती है दोस्तों पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे सपोज करो हमारे पास ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब यह है कि जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल हैं, और पी अगर सपोज करो एक पॉजिटिव इंटीजर है तो ए की पावर पी को पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है ना। अब अगर आप रिकरेंस रिलेशन से देखें तो मैं इसको ए की पावर पी माइनस वन इंटू ए लिख सकता हूं। ठीक है ना। तो ऐसे करके हम ए की पावर पी का मतलब है कि ए को आपने पी टाइम्स, अगर आप इसको खोलें तो ए को आपने क्या करना है पी
टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर से फर्दर इसको हम आगे भी इस रूल को ले जा सकते हैं, a की पावर m इंटू a की पावर n। इट सिंपली मीन्स दैट a इज मल्टीप्लाई बाय m टाइम्स itself and a is multiply itself by n times. Okay, so actually a is multiply itself by m plus n times, so we can write is a की पावर m plus n which is an exponent law। तो यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी आपका एक्सपोनेंट लॉ फॉलो होता है, यानी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स में a की पावर n इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n होता है। इस फॉर्मूले को भी आप ध्यान रखेंगे। सिमिलरली मैं कह सकता हूं a की पावर m की पावर n कैन बी रिटन एज a की पावर mn। ओके, इस फॉर्म को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। ये आपके क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब बारी आती है दोस्तों डिटर्मिनेंट्स की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। अभी मैट्रिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया, डिटर्मिनेंट के बारे में डिस्कस करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट की, तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए यहां पर ध्यान रहे कि डिटर्मिनेंट बनाने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और नंबर्स। हर स्क्वायर मैट्रिक्स को एक एक्सप्रेशन या नंबर से हम एसोसिएट कर सकते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ठीक है ना। या फिर आप डिटर्मिनेंट को ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ function which is applied on a square matrix, it convert it into an expression और नंबर। यानी एक इस तरह का फंक्शन है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाइड होता है, तो वो उसको एक नंबर में या एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे सपोज करो हमारे पास एक मैट्रिक्स थी 1 2 3 4, अगर मैं इसके ऊपर डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 1 2 3 4। ओके, तो 1 2 3 4 एक डिटर्मिनेंट है, इसने इसको इस मैट्रिक्स को एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया। इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। फ्रॉम हम जाते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड देन लेफ्ट टू राइट, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जाएगा 4 माइनस 6 दैट इज -2। ये आप सभी लोग जानते होंगे। तो इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, बिकॉज इसमें हमेशा रो एंड कॉलम इक्वल होते हैं। तो यहां पर m क्रॉस n या n क्रॉस p इस टाइप की वैल्यू नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि यहां पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है, स्क्वायर की फॉर्म में रहता है, ठीक। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 को जनरली हम बोलते हैं माइनर। यहां पर भी ध्यान रहे, एक और वर्ड निकल के आता है, जो डिटर्मिनेंट होता है उसका ऑर्डर अगर आपका, सॉरी ये पेन नहीं लिख रही है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर जो 2 होता है उसको हम माइनर बोलते हैं और इसको आपको खोलना आना चाहिए। देखिए दोस्तों, अब इसके बाद बारी आती है माइनर्स एंड कोफैक्टर की। माइनर के बारे में हम दोस्तों वैसे ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सपोज करो मैं आपके सामने 3x3 का एक डिटर्मिनेंट, पहले तो मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेता हूँ, A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके, सपोज करो मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो आपका क्या हो जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया इसका डिटरमिनेंट। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि माइनर क्या होता है। देखिए माइनर कैसे निकालते हैं हम, सपोज करो मुझे A11 है, तो अगर मैं A11 के करस्पॉन्डिंग रो और इसको डिलीट मार दूं तो जो ये बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये कैपिटल या स्मॉल A11 का माइनर कहलाएगा, आप इस चीज को ध्यान में रखें। इसी तरह से अगर आप A12 है तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका कॉलम और ये रो को डिलीट कर दें, तो यहाँ पर A21 A23 A31 और A33, यहाँ पर आपका सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बच जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर बोलेंगे, ठीक। तो माइनर आपको ध्यान में रहे, जैसे सपोज करो A11 का माइनर अगर हम दिखाएं तो उसको हम M11 से दिखाएंगे। तो M11 को कैसे दिखाएंगे, इस तरह से दिखाएंगे, M11 ये यहां पर M11 है, तो क्या हो जाएगा A22 A23 A32 A33, बहुत सिंपल है। ओके, इसी तरीके से अगर मैं M23 का माइनर देखना चाहता हूं, अगर ये निकालना चाहता हूं, तो क्या होगा, देखिए आप अगर करस्पॉन्डिंग आपने यहां पर जो ये कॉलम है और रो को अगर आप डिलीट मार देंगे तो ये बच जाएगा A11 A12 A31 एंड A32, ठीक हो गया। ये हो गए आपके माइनर, ठीक।
अब इसके बाद बारी आती है दोस्तों कोफैक्टर की। तो कोफैक्टर में क्या है, देखिए कोफैक्टर अगर हम बात करें ए आई जे, अगर माइनर को मैं एम आई जे से दिखाऊं तो कोफैक्टर कुछ नहीं होता है कि माइनर के अगर हम साइन को भी इंक्लूड कर दें तो वो क्या बन जाएगा, कोफैक्टर बन जाएगा। तो ए आई जे बराबर होता है -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे। इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखेंगे तो यहां पर से आपके लिए कोफैक्टर निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। तो जैसे हम बात करते हैं M11 की, तो M11 एक माइनर है, तो अगर मैं इसका कोफैक्टर यानी कैपिटल A11 निकालना चाहता हूं तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 1 M11। तो M11 तो हम निकाल चुके हैं, तो -1 की पावर 1 प्लस 1 दैट इज +1, तो A11 बराबर होता है M11। ओके, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। इसी तरह से A23 मैं निकालना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा -1 की पावर 2 प्लस 3 यानी -1 की पावर 5, और जो इसका माइनर होगा, माइनर क्या होगा, M23 होगा। ठीक, तो यहां से हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये होता है आपका माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर्स में साइन का इंक्लूजन नहीं किया जाता है, जबकि कोफैक्टर में साइन को इंक्लूड किया जाता है, यानी -1 की पावर आई प्लस जे को लिखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो जब दोस्तों अब बारी आती है डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने की, तो इसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डिटर्मिनेंट को जब हम खोलने की कोशिश करते हैं 3x3 का, तो हम उसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, हम क्या करते हैं कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको ओपन कर देते हैं। सपोज करो मैं इसको अगर मैं फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में अगर ओपन करना चाहूंगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ये हो जाएगा A11 और इसका रिस्पेक्टिव कोफैक्टर, इसका रिस्पेक्टिव कोफैक्टर क्या हो जाएगा, A11 प्लस इस तरीके से A12 और इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A12। इसी तरीके से A13 और इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, A13। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। आप ध्यान रहे, एक रो या कोई कॉलम और उसके करस्पॉन्डिंग हम कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके आसानी से डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करो मैं इसको इस कॉलम के रिस्पेक्ट में खोलूंगा तो क्या होगा, देखिए हो जाएगा A11 और उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैपिटल A11 प्लस A21 उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A21 और A31 उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A31। इट इज अगेन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ ओपनिंग अ 3x3 डिटर्मिनेंट। अब बारी आती है दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज की मदद से हमारे लिए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। तो आइए कुछ देख लेते हैं। इसकी 5 से 6 प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वो प्रॉपर्टीज हमें आती है तो हमें डिटर्मिनेंट के पेचीदा कैलकुलेशंस से बचने की, हम कह सकते हैं, एक तरीके की सुविधा मिल जाती है। ठीक है ना, हम उसके जो जितने भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ वी इंटरचेंज द रो एंड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट। यानी अगर एक वैल्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू है मॉड ए, तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिटर्मिनेंट यानी मॉड ए ही रहेगी। अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को इंटरचेंज भी कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि अगर इसकी वैल्यू, सपोज करो इसकी वैल्यू डेल्टा आती है, तो अगर मैं इसके रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दूं, यानी जो रो हैं इनको कॉलम बना दूं, ठीक है, A31 A32 A33, तो इसकी वैल्यू भी डेल्टा ही आएगी, यानी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज। इसके बाद बारी आती है दोस्तों अगली प्रॉपर्टी की। ये प्रॉपर्टी कहती है इफ द वैल्यू ऑफ एनी रो और कॉलम इन एनी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। यानी कि अगर आपका डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो के एलिमेंट, सारे एलिमेंट 0 हैं, ठीक, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं तो भी उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट को हम किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में खोलेंगे तो जब बात आएगी इस रो के रिस्पेक्ट में खोलने की इसको, तो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक, इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी आती है कि अगर हम किसी रो, देखिए किसी रो को आपस में इंटरचेंज करें या किसी कॉलम को आपस में, या किन्हीं दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें या किन्हीं दो रो को आपस में इंटरचेंज करें, तो द न्यू डिटर्मिनेंट हैव अ न्यू वैल्यू डिफर बाय
द ओल्ड डिटरमिनेंट बाय -1। यानी हम इसको कह सकते हैं कि सपोज करो मैं इस डिटरमिनेंट की दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दूंगा। सपोज करो मैं इसकी आपस में इंटरचेंज कर देता हूं वैल्यू, तो होगा क्या, सपोज करो ये रो 1 है, ये रो 2 है, इसको मैं आपस में इंटरचेंज कर देता हूं। तो जो नया डिटरमिनेंट होगा उसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। ठीक है ना, यानी जो नया डिटरमिनेंट होगा वो पुराने डिटरमिनेंट से माइनस साइन में डिफर करेगा। ओके, जितने बार हम उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, जितने बार हम ये ऑपरेशन लगाएंगे, उतने माइनस आगे से आ जाएंगे। अगर सपोज करो मैं 3 बार आगे से इंटरचेंज करता हूं तो आगे क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3 आ जाएगा। ध्यान दें, ठीक, किन्हीं दो रो को या किन्हीं दो कॉलम को, देखिए यहां पर ध्यान रहे, रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज नहीं करना है। दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया, रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर दिया, या रो 1 को रो 3 से इंटरचेंज कर दिया, तो जितने बार आप इंटरचेंज करेंगे उतने माइनस आगे से लगते चले जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर सपोज करो आपने एक डिटरमिनेंट को n टाइम्स की रो को n टाइम्स आपस में इंटरचेंज किया, जो नए डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो -1 की पावर n इंटू ए हो जाएगी। ओके, यानी आप उसको n टाइम्स अगर कॉलम में या रो में अगर आप इंटरचेंज कर रहे हैं तो नया जो डिटरमिनेंट होगा a1 उसकी वैल्यू होगी -1 की पावर n इंटू ए। अगली प्रॉपर्टी दोस्तों, इफ कोई भी आपका डिटरमिनेंट है उसकी किसी भी रो या कॉलम को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नए डिटरमिनेंट की वैल्यू k इंटू मल्टीप्लाई बाय दैट डिटरमिनेंट हो जाती है। जैसे कि सपोज करो अगर मैं इसको k से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर सपोज करो हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू डेल्टा है, तो अगर आप इसको k से मल्टीप्लाई करें, ka11, ka12, ka13, ओके, और नीचे आप छोड़ दें a22, a23 और a31, a32, a33, तो होगा क्या, ये k आ जाएगा बाहर और फिर आपका दोबारा से वही डिटरमिनेंट आ जाएगा। a33। So this is nothing but k multiply by a given determinant। ठीक, तो यानी अगर किसी भी रो से आपका कोई सेम नंबर मल्टीप्लाइड है तो आप उस पर्टिकुलर रो से उस एलिमेंट को बाहर ले सकते हैं, तो जो नई वैल्यू होगी डिटरमिनेंट की वो एक्चुअली क्या हो जाएगी, k इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। अब इसके बाद दोस्तों इसी की आगे की प्रॉपर्टीज, लेट सपोज करो a आपके पास n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड लेट k कोई स्केलर है, तो k a डिटरमिनेंट ऑफ k a बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आपके पास a 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है, माने यही है, तो k a11, k a12 इस तरीके की फॉर्म में है, यानी k इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई है। ठीक, तो क्योंकि यहां पर ऑर्डर है आपका 3 क्रॉस 3 यानी 3 ऑर्डर का है ये, तो होगा क्या कि k आप यहां से भी कॉमन लेंगे, यहां से भी कॉमन लेंगे, यहां से, तो क्या हो जाएगा k की पावर 3 और बाद में अंदर क्या बच जाएगा ये, तो यानी डिटरमिनेंट ऑफ a। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल कि भाई अगर k इंटू a का डिटरमिनेंट निकालना है तो दैट इज k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, वेयर a इज अ n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी A आपकी एक मैट्रिक्स है जिसमें आपकी n रोड है, तो ऑफ कोर्स n भी क्या होंगे, कॉलम होंगे। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इस रूल का आप ध्यान में रखेंगे। अगर यहीं पर अगर ये मैट्रिक्स होती, अगर ये मैट्रिक्स होती तो आपका क्या होता, सिंपली k बाहर आ जाता और आगे से क्या बच जाती, मैट्रिक्स A बन जाती। ठीक, तो लेकिन क्योंकि ये डिटरमिनेंट है तो यहां पर आ जाएगा k की पावर n। इस समय पे a का ऑर्डर पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने की, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू को मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोई भी आप रो ले लो और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को आप उसके संग मल्टीप्लाई कर दो और उनका सम कर दो, तो उसकी जो वैल्यू है वो डिटरमिनेंट के वैल्यू के बराबर हो जाती है। ठीक, लेकिन यहां पर मेरा मोटिव है कि आपको दूसरा रूल सिखाना कि सपोज करो हमने ये वाली रो ले ली, लेकिन कोफैक्टर अगर मैं इस रो के ले लूं तो क्या होगा, तो अगर a11 है और मैं a21 यानी अगली सेकंड रो का कोफैक्टर ले लेता हूं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है।
ओके, आप ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ये A12 है, ये हो जाएगा A22 प्लस A13 और ये हो जाएगा A23। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने खोला तो इस रो के रिस्पेक्ट में है, लेकिन हमने कोफैक्टर इस रो के लिए हैं, तो यानी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसकी जो मतलब डिटरमिनेंट की नहीं, मतलब जो आपका ये प्रोडक्ट आएगा इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान में रहे कि जो रो होती है, आप जिस रो के रिस्पेक्ट में खोल रहे हैं उसी रो के आप कोफैक्टर लेंगे। अगर आप किसी अगली रो के कोफैक्टर लोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। ये रूल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, उसकी रो को अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी रो या किसी कॉलम को स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसी दूसरी रो या कॉलम में आप ऐड करते हैं तो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज। यानी कि अगर आपके पास डेल्टा बराबर है A11, A12, A13 और A21, A22, A23, A31, A32, A33, सो लेट्स सपोज मैं रो टू में m को मल्टीप्लाई कर देता हूं। रो 2 में मैंने क्या किया, m को मल्टीप्लाई करके मैं रो 1 में अगर मैं ऐड कर दूं तो दैट विल बिकम A11 प्लस m A21 और A12 प्लस m A22 A13 प्लस m A23। ओके, सो जो इसकी वैल्यू होगी वो अगेन क्या आएगी, ओल्ड वाले डिटर्मिनेंट के बराबर आएगी। यानी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनचेंज। सो इफ वी मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम of a determinant by scalar and then add it to another column or row to the same determinant, so the value of determinants remains unchanged। अगली प्रॉपर्टी दोस्तों हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसी प्रॉपर्टी का फायदा उठा के हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए। इसका मतलब आप इसको कितने टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप इस प्रॉपर्टी का फायदा उठा के इसको आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आप कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, एन टाइम्स। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन, विच इज अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट ए की पावर एन का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन हो जाता है। इसके बाद बारी आती है दोस्तों एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स यानी अगर हम इसको दिखाएं तो इसको हम ADJ ऑफ ए से दिखाते हैं, इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स नथिंग बट हमें ट्रांसपोज लेना पड़ेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। लेट्स सपोज करो ए बराबर फिर से A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड सो ऑन A31, A32 एंड A33। इस टाइप की आपकी मैट्रिक्स है 3x3 की, हम इसको n×n भी ले सकते हैं। तो अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो सबसे पहले आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए ये हो जाएगी, आपने हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33 और फिर इसका क्या कर लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यही क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32, A33। अब आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू n तक। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। तो दोस्तों यहां पर से हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रूल निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है मॉड ऑफ ए इंटू आई। मॉड का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और वी कैन से दैट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर भी आपका क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। वी कैन इजीली प्रूव इट। कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, अगेन सपोज करो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ A11, A12, A13 और
मैं इसको सिर्फ 3x3 में प्रूफ करता हूं, आप इसको n×n में प्रूफ कर लेना। A21 A22 A23 और ये हो जाएगा A31 A32 A33। ठीक है, इसको इसकी कोफैक्टर, अब एडजॉइंट ऑफ ए होता है क्या, इसी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो क्या होगी, कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13 A21 A22 A23, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा A31 A32 A33। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो होता कैसे मल्टीप्लाई है, आपको पहले ही पता है, ये रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगी क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स आपके नंबर ऑफ रोज के बराबर होते हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर मैं आपको सिर्फ पहला मल्टीप्लाई दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12, इस तरीके से प्लस ये आ जाएगा A13 कैपिटल A13। ठीक हो गया। अब आप देखिए ध्यान से, ये रो है और दूसरा कोफैक्टर है। अभी हमने डिस्कस किया डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से कि जब रो को किसी दूसरे कोफैक्टर यानी किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ऐसे इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो आएगी। सिमिलरली ये है और इसका, अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू क्या आएगी, जीरो। और अगला क्या आएगा, देखिए ये आएगा अगला आएगा A21 A21 A22 A22 A23 A23, जो कि किसकी वैल्यू होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की। ठीक है, ये भी आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, तो ये भी आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। इस तरीके से ये भी जीरो आएगा और आपका ये भी आपका क्या आएगा, जीरो। और यहां पर आप क्या आना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमने इसको यानी रो को उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो आ जाएंगे, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। ठीक, तो मैं एक काम करता हूं, इसको मिटा के डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख देता हूं, आपके समझ में आ गया होगा इतना। तो यहां पर से मैं इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दूंगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो यहां पर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर आ जाएगा क्योंकि एक स्केलर की तरह काम करेगा। और अंदर आपका क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, विच इज नथिंग बट आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब आप इसको n×n की मैट्रिक्स के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो क्योंकि दोस्तों हम यहां पर से देख रहे हैं कि भाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आ रहा है, तो क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आपका एक स्केलर है या एक नंबर है या फिर एक एक्सप्रेशन है, सो वी कैन राइट इट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर आपका क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर से भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है। अगर आप इस फैक्ट को देखें तो लेट्स सपोज करो एडजॉइंट ऑफ एक मैट्रिक्स है, अगर आप इस स्केलर से डिवाइड करोगे तो वो भी एक आपकी क्या रहेगी, मैट्रिक्स रहेगी। तो वी कैन राइट इट ए बी बराबर ए। तो यहां पर से आपका जो बी है, अगर आप उसको ए से मल्टीप्लाई करते हो तो वो आई के बराबर आता है, तो हैंस बी मस्ट बी द इनवर्स ऑफ ए। बी को आपका क्या होना चाहिए, ए का इनवर्स होना चाहिए। हैंस यहां पर से ए इनवर्स बराबर आपका क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि बी की वैल्यू है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग ऑफ इनवर्स ऑफ ए। लेकिन यहां पर जो कंडीशन है दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो के बराबर हो जाएगा तो ये आपकी कैसी मैट्रिक्स होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी और इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये आपकी नॉन सिंगुलर होगी और इसका हम इजीली से ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए की मदद से इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि ध्यान में रखने वाली बात है, जो कि हमारे बहुत काम भी आएगा। देखिए सपोज करो मैं इस मैट्रिक्स को किस तरीके से लिखूंगा, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। सपोज करो आई, ये n क्रॉस ए आपकी n रोड मैट्रिक्स है, तो आई डेफिनेटली आपकी क्या होगी, ये आपकी n क्रॉस n की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, जिसको हम ऐसे लिखेंगे 1 0 0 0, ठीक, 0 1 0 0 और इस तरह से चलता रहेगा तो क्या आ जाएगा 1 तक। ठीक, तो अब मैं एक काम करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, यहाँ पर ये हो जाएगा 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ 0 0 और यहाँ पर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक, तो अब मैं एक काम करता हूँ, दोनों तरफ अगर मैं डिटर्मिनेंट ले लूँ तो देखिए मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक, बराबर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, आई होप कि आप समझ में आ रहा होगा आपको कि मैंने क्या करने की यहां पर कोशिश करी है।
ठीक, मैंने क्या किया है, दोनों साइड पे डिटर्मिनेंट ले लिया है। ठीक, और पहले मैंने क्या किया, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसको आई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका मैंने बोथ साइड पे डिटर्मिनेंट ले लिया। तो देखिए अभी हमने जैसे रूल पढ़ा था, क्योंकि एक स्केलर है सबसे बाहर आएगा तो कितने टाइम्स है, ये आपका n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर क्या हो जाएगा n, और अंदर बच जाएगा 1 0 0 0 1 0 से लेके आपका क्या हो जाएगा 0 0 1, क्योंकि ये एक आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक, तो यहां पर से देखिए दोस्तों ये हो जाएगा मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n इंटू कितना हो जाएगा 1, सो दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n। ठीक, तो यहां पर मैं यहां पर लिख देता हूं। तो देखिए अगर आप इसको देखें तो ये हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, सो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा, का डिटर्मिनेंट हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n, जो कि यहाँ पर से निकल के आया है। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, विच इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर से आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ इसको मैं यहां पर बहुत मैसअप हो गया तो मैं तो यहां पर से दोस्तों आपके सामने बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया है कि एडजॉइंट ऑफ ए यानी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, जहां पर आपकी n आपकी क्या है, n इज अ ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ठीक है ना, अगर ए का ऑर्डर 3 है, अगर ए का ऑर्डर 3 है तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ यानी मॉड ए की पावर 3-1, दैट इज मॉड ए की पावर 2। तो ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, इससे भी बहुत अच्छे सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आप अगर देखें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के, चाहे वो कोई सा भी आप एग्जाम ले लो, तो वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, काफ़ी सारी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो कि ग्रेजुएट लेवल की हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, इन वीडियो को ज़रूर लोगों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।